वेलकम टू द कुमारदेव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इसका अध्याय 1 राजनीतिक का क्षेत्र, शक्ति, सत्ता, स्वतंत्रता तथा न्याय। भूमिका। आपके राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का ये आरंभिक पाठ है। इसमें हम राजनीतिक विज्ञान का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे तथा राजनीतिक विज्ञान के विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तत्वों से शक्ति, सत्ता, स्वतंत्रता तथा न्याय के बारे में भी अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप राजनीतिक विज्ञान के अर्थ और उसके बदलती अवधारणाओं को स्पष्ट कर सकेंगे। राज्य की भूमि, सरकार की कार्यप्रणाली, नागरिकों से सरकार के संबंध तथा उनसे जुड़ी गतिविधियों के संदर्भ में राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन कर सकेंगे। राजनीतिक विज्ञान तथा राजनीतिक में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। शक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए शक्ति तथा सत्ता के बीच अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। स्वतंत्रता का अर्थ बता सकेंगे तथा मानव के विकास में स्वतंत्रता की भूमिका स्पष्ट कर सकेंगे। न्याय शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए आप उसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पहलुओं पर विचार कर सकेंगे। न्याय की प्रासंगिकता स्पष्ट कर सकेंगे तथा न्याय एवं स्वतंत्रता के अंतर संबंधों को स्पष्ट कर सकेंगे। राजनीतिक विज्ञान का अर्थ तथा उसकी बदलती अवधारणा। समाज विज्ञान के रूप में राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन मानव की सामाजिक गतिविधियों तथा उसके अधिकारों का मूल्यांकन करने वाले संगठनों का अध्ययन करना है। राजनीतिक विज्ञान राज्य द्वारा निर्धारित कानून एवं व्यवस्था का अध्ययन तो करता ही है, साथ ही इसमें संबंधित उत्पन्न विवादों के निपटारे संबंधी निर्मित उपबंधों का भी अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान का अर्थ। राजनीतिक शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। इस शब्द का पहली बार अरस्तू ने प्रयोग किया था। उसने इस शब्द को बहुत ही विस्तृत दृष्टिकोण से देखा, परखा तथा और उसने राजनीतिक विज्ञान को ही प्रमुख विज्ञान माना था। अरस्तू ने इसके अंतर्गत न केवल नगर राज्य, जो कि एक राजनीतिक संस्थान है, को ही समाहित किया था, बल्कि परिवार, समाज तथा अन्य सामाजिक संगठनों को भी इसके अंतर्गत समाहित कर लिया था, जो आज समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक के प्रति प्राचीन ग्रीक चिंतकों का दृष्टिकोण दार्शनिक दृष्टिकोण था। इसके विपरीत प्राचीन रोमन चिंतकों के विचारों में राजनीति का वैधानिक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण था। राजनीतिक दर्शन एक निर्धारित कालखंड में राजनीतिक विचारों के अध्ययन को राजनीतिक दर्शन कहते हैं। मध्यकाल में राजनीतिक विज्ञान धार्मिक आदेशों तथा धार्मिक चर्चा की एक शाखा थी। तब राजनीतिक सत्ता धार्मिक संस्थानों चर्चा के अधीन थी। आधुनिक युग में राज्य के आकार में विस्तार के साथ साथ राजनीतिक विज्ञान ने एक वास्तविक, व्यवहारिक और धर्मनिरपेक्ष रूप धारण कर लिया और औद्योगिक क्रांति के बाद राज्य की भूमिका सिर्फ आंतरिक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तक ही सीमित रह गई। कालतंत्र में समाज विज्ञान को कई उपविभागों में बांट दिया गया। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र सिर्फ राज्य के विशेष अध्ययन तक ही सीमित कर रह गया। अब इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न रूपों तथा उसके अंगों, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का भी अध्ययन किया जाने लगा है। राजनीतिक विज्ञान 3 अंगों की संरचना, शक्तियों, कार्यप्रणाली तथा इनके अंतर संबंधों का भी अध्ययन करता है। कलातंत्र में
राजनीतिक विज्ञान राज्य के विशेष अध्ययन तथा उससे जुड़ी गतिविधियों के अध्ययन का विज्ञान मात्र बन गया है। कालांतर में इसकी विषय वस्तु अधिक व्यापक बन गई। उदाहरण के लिए लेक्सकी ने इसकी एक नई व्यवस्था प्रस्तुत करते हुए कहा है कि एक संगठित राज्य की राजनीतिक गतिविधियों का अधिचयन मनुष्य के जीवन से संबंधित तथ्यों के अध्ययन जैसा है। 20वीं शताब्दी में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद राजनीतिक विज्ञान की व्याख्या के रूप में व्यवहारवादी दृष्टिकोण के रूप में एक तीसरी विचारधारा का उदय हुआ। इस दृष्टिकोण ने राजनीतिक संस्थाओं एवं ढांचों की गतिविधियों की तरफ से अपना ध्यान हटकर उनकी कार्यप्रणाली की ओर केंद्रित किया। ये दृष्टिकोण राजनीतिक गतिविधियों तथा राजनीतिक संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले महिला तथा पुरुष कर्मियों की गतिविधियों एवं व्यवहार का अध्ययन करने पर बल देता है। यह विचारों के अध्ययन की अपेक्षा तथ्यों, सबूतों, दस्तावेजों तथा कार्यशैली के अध्ययन पर बल देता है। राजनीतिक गतिविधियों सरकारी पद पर आसीन व्यक्तियों के व्यवहार के माध्यम से जो राजनीतिक गतिविधियाँ स्पष्ट होती है वह ही राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु है। राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा चुनाव लड़ने से लेकर सरकार द्वारा जारी किसी नीति से प्रभावित होने वाले जनता के किसी समूह द्वारा किया जाने वाले आंदोलन तक आ जाता है। चूँकि विभिन्न व्यक्ति विभिन्न हितों पर बल देते हैं, इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, विवाद तथा मतभेद सभी कुछ आते हैं। किंतु सरकार द्वारा किए जाने वाले बल प्रयोगों तथा विरोधों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई संतुलन नीतियों तथा उनके भावों को भी राजनीतिक विज्ञान ने अपने अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत समाहित कर लिया है। राजनीति को एक ऐसे दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है जहाँ व्यक्ति अथवा समुदाय अपने निर्धारित किंतु विरोध मूलक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गांव, शहर अथवा प्रत्येक स्तर पर सामाजिक मर्यादाओं के तहत व्यक्ति अथवा समूह की आवश्यकता के स्रोत की तलाश की जाती है। किंतु वास्तव में राजनीतिक विज्ञान को किसी समुदाय की शक्ति की लड़ाई से उत्पन्न विवादों के अध्ययन तक सीमित नहीं कर देना चाहिए, किंतु एक ऐसा भी चिंतन वर्ग है जो राजनीतिक विज्ञान को कानून, व्यवस्था तथा न्याय की व्याख्या करने वाले शास्त्र के रूप में माना जाता है। यह एक प्रकार के सकारात्मक के तथ्यपूर्ण दृष्टिकोण है। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत सामान्यतः सरकारी प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों का वैज्ञानिक सुव्यवस्थित अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। यह एक आधुनिक व्याख्या है। यह राजनीतिक विज्ञान की पुरानी व्याख्याओं से ज़्यादा विस्तृत है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक विज्ञान प्राचीन काल में ग्रीस में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ राज्य की गतिविधियों का ही अध्ययन किया जाता था, जो कि अत्यधिक उचित दृष्टिकोण था। किंतु प्राचीन भारत में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया जाता था, क्योंकि तब राज्य सिंहासन ही राज्य तथा सरकार का प्रतीक हुआ करता था। इसके बाद राजनीतिक अध्ययनों को राजधर्म तथा राज्य शास्त्र के नाम से जाने जाने लगा। इसके अलावा दंड नीति तथा नीति शास्त्र इसके प्रमुख विभाग थे। पहले दो नामों से सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संबंधों का पता चलता है तथा बाद वाले दो नामों से शक्ति प्रयोग के क्षेत्र, ज्ञान के विज्ञान, नैतिक सिद्धांतों तथा अधिकारों का पता चलता है। कौटिल्य ने राजनीतिक विज्ञान के अर्थशास्त्र कहा था, जो कि सबसे उपयुक्त और महत्वपूर्ण नाम है। उसने इसे भूभाग के अधिग्रहण, संरक्षण तथा सुरक्षा से संबंधित नीतियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है।
उपरांत सभी संस्थाओं ने इसे धर्म से संबंधित बताया था तथा विद्वता की ओर से किए जाने वाले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित इसकी कार्यप्रणाली स्वीकार की थी। प्राचीन काल की राजनीतिक गतिविधियों के अर्थात तथा व्यवहारिक विवरण, नैतिक मूल्यों की व्याख्या तथा राज्यों की कार्यप्रणाली का विवरण अर्थशास्त्र तथा महाभारत में मिलते हैं। मध्यकाल के दौरान मुगल सुल्तान में राजनीतिक शास्त्र का अर्थ बिगड़कर दरबार तथा हुकूमत में परिवर्तित हो गया, क्योंकि वहाँ पर शासकों की कोई वंश परंपरा नहीं थी। ब्रिटिश शासन के उदय के साथ साथ राजनीतिक शास्त्र का भी स्वरूप बदल गया और यह एक प्रकार से विरोध तथा देशभक्ति पर आधारित हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन के समय गोलके तिलक, गांधी तथा जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक चिंतन में दुनिया के आधुनिक संदर्भ तथा राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता ही महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में उभरकर सामने आए थे। भारत में हमेशा से राजनीतिक शास्त्र को नैतिक मूल्यों की कसौटी पर ही देखा परखा जाता रहा है, किंतु तमाम परिवर्तनों के फलस्वरूप समय के साथ साथ ये परिभाषाएं भी बदलती चली गई। राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र, यहाँ हम राज्य की भूमिका, सरकार की कार्यप्रणाली तथा जनता के साथ इसके संबंधों को राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। राज्य की भूमिका। राज्य शब्द का पहली बार आधुनिक संदर्भ में प्रयोग इटली के राजनीतिक मैखियावाली 1459-1527 ने किया था। हर राज्य के राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते समय मुख्य रूप से राज्य का ही अध्ययन करता है। राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं: जनता, भूभाग जहाँ जनता निवास करती है, सरकार जो जनता के लिए फ़ायदे कानून बनाती है, तथा प्रभुत्ता जिसके अंतर्गत निर्णय तथा मसलों का व्यवस्थित करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आप इन 4 तत्वों के बारे में विस्तार से अगले पाठ में अध्ययन करेंगे। राज्य का आधार तथा भूमिका के बारे में भिन्न भिन्न धाराएं हैं। कुछ लोगों के अनुसार राज्य जनता की एकता रूपी आधार पर खड़ा होता है। कुछ लोग इसे एक आवश्यक बुराई मानते हैं तथा उनका कहना है कि इसमें नियंत्रण की क्षमता अत्यधिक क्षीण होती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जिसका मानना है कि प्रभावी सामाजिक परिवर्तनों के लिए राज्य एक आवश्यक तत्व है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार धनी लोगों द्वारा गरीब लोगों के शोषण में राज्य एक सहायक तत्व की भूमिका अदा करता था। गांधीवादी दृष्टिकोण का मानना है कि टिप्सीशिप की व्यवस्था द्वारा राज्य ने लोगों के अस्तित्व को बचाए रखा है। इसके द्वारा गरीब से गरीब पुरुष तथा स्त्री को सहायता प्राप्त होती है। ये जनता के जीवन तथा भाग्य को सुरक्षित बनाता है। हालांकि सभी विचारक इस बात पर सहमत है कि राज्य जनता के हित के लिए अस्तित्व में बना रहता है। राज्य जनता के टैक्स के रूप में कार्य करता है। यहाँ तात्पर्य यह है कि जनता के कल्याण की सोचना है। इसके कारण जनता अपने आप को असहनीय नहीं महसूस करती, बल्कि इसकी देखरेख में स्वयं को सहशक्ति की तरह महसूस करती है। नागरिक तथा सरकार राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व होती है, क्योंकि राज्य इसके माध्यम से ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। नियम एवं कानून के निर्माण, विवादों के निपटारे तथा शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने संबंधी सत्ता सरकार के पास ही होती है। ये सीमागत अखंडता अथवा देश की एकता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होती है। आधुनिक जनतांत्रिक सरकारों ने संपूर्ण समाज के नागरिकों के विकास एवं कल्याण हेतु अनेकों गतिविधियां चलाई हैं। हमारे देश जैसे अनेकों विकासशील देशों में उदाहरण के लिए इन गतिविधियों पर दृष्टि डाली जा सकती है। जनता तथा सरकार के बीच बहुत गहरा
संबंध होता है। सरकार के साथ साथ जनता के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। जनता का पहला कर्तव्य होता है कि वह सरकार को कर भुगतान करे। जनता को सरकार द्वारा बनाए नियमों तथा कानूनों का पालन करके रोगों के रोकथाम तथा स्वस्थ भाईचारे की स्थापना में सरकार की सहायता करनी चाहिए। छोटा परिवार रखकर जनता नियंत्रण में सरकार की सहायता करनी चाहिए। असामाजिक तथा राष्ट्रीय विद्रोही तत्वों को गिरफ्तार कराने में सहायता प्रदान कर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा में सरकार को सहयोग प्रदान करना चाहिए। उपरांत सभी बातों के अलावा सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी भाषा, समुदाय तथा जाति के क्यों ना हो, आपसी मसलों के निपटारे पारस्परिक सहृदय तथा बातचीत के आधार पर करने चाहिए, हिंसात्मक रूप से नहीं। इस प्रकार के निर्माण मूलक उद्देश्यों से सरकार का बहुत सारा धन, समय और ऊर्जा नष्ट होने से बच जाएगा। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक शास्त्र में से भिन्न होता है। कई बार राजनीतिक विज्ञान के स्थान पर राजनीतिक शास्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु इन दोनों के बीच स्पष्ट अंतर होता है। हमें सबसे पहले इस अंतर को समझ लेना चाहिए। कुछ विद्वान राजनीतिक शास्त्र को सरकार के विज्ञान तथा कला के रूप में विख्यात करते हैं, किंतु इसे पूर्णतः राजनीतिक विज्ञान के रूप में विख्यातित करना चाहिए। आजकल शब्द का प्रयोग एक अथवा अनेक रूपों में जनता की समस्याओं को हल करने वाले तंत्र के रूप में होने लगा है। किसी समय में आज भी सत्य ग्रहण करने की तकनीक को राजनीति कहा जाता है, किंतु राजनीतिक विज्ञानी राजनीति के वास्तविक जीवन पर पड़ने वाले व्यवहारिक प्रभावों को ही राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का विषय मानते हैं। राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक शब्द राजनीतिक विषयों से संबंधित अध्ययनों की तरह संकेत करता है और विज्ञान शब्द वैज्ञानिक तक पूर्ण तथा व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किए जाने की आवश्यकता पर बल देता है। राजनीतिक विज्ञानियों के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत राज्य सिद्धांत, संप्रभुता, सत्य की अवधारणा, सरकारों का स्वरूप तथा कार्य प्रणाली, कानूनों के निर्माण तथा लागू कराने की प्रक्रिया, चुनाव, राजनीतिक दल, नागरिकों के आधार पर नागरिक के अधिकार एवं कर्तव्य, पुलिस की कार्यवाही, कार्यप्रणाली तथा राज्य एवं सरकार की कल्याणकारी गतिविधियां भी सब समाहित होती है। सरकार का गठन, सरकार की कार्यप्रणाली, प्रशासन, कानून एवं विधायिका ये वास्तव में व्यवहारिक राजनीति के अंग होते हैं। इसके अलावा व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विदेश मसले, युद्ध एवं शांति, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा मानवाधिकार की रक्षा आदि मामले भी आते हैं। राजनीतिक विज्ञान संबंधी संवैधानिक जानकारियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों तथा शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से गहन अध्ययन आवश्यक होता है, जबकि व्यवहारिक राजनीति के लिए निम्न, विनिम्न, कूटनीतिक व्यवहार, जातिगत शोषण, धार्मिक अवदेना तथा प्रत्यय जिम्मेदारियों का व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक होता है। व्यवहारिक राजनीति की जनता के मन में बहुत गंदी छवि बन चुकी है तथा इसको सम्मानजनक व्यापार नहीं माना जाता है, किंतु हम देखते हैं कि बहुत कम ऐसी संस्थाएं अथवा संगठन हैं जहां राजनीति की घुसपैठ नहीं है, अथवा ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे राजनीतिक पैतरों का थोड़ा बहुत ज्ञान ना हो। व्यवहारिक राजनीतिक में भी कुछ धनात्मक पहलू होते हैं। इसे सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है, जैसे अस्पृश्यता, भूमि सुधार, बंधुता, मजदूर उन्मूलन, मानव की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध, मजदूरी के लिए किसी पर दबाव डालने से रोकना, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, गरीबी हटाओ तथा 20 सूत्रों कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना आदि कुछ ऐसे ही व्यवहारिक राजनीति के धनात्मक पहलू हैं। सत्य तथा
अधिकार। सत्य तथा अधिकार दोनों का संबंध संप्रभुता से होता है, जो कि इसके 4 तत्वों में से एक प्रमुख तत्व होता है। इस संबंध में आप इसी पाठ के उपखंड 1.3.4 में पहले ही विस्तार से पढ़ चुके हैं। सत्य क्या है? व्यापक अर्थ में सत्य का अर्थ होता है दूसरों को नियंत्रित करने तथा उसे पक्षातीत उद्देश्यों में लगाने की क्षमता। उसके अलावा व्यक्ति, समूह तथा राज्य के बीच संबंधों को बनाए रखने की क्षमता को सत्य कहते हैं। यह उद्देश्य प्रेम, धार्मिक बल प्रयोग तथा दंड द्वारा पूरा किया जाता है। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के कार्य एवं मानसिक मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता ही सत्य कहते हैं। सरकार की सत्यों के बारे में अध्ययन करते समय हमें सरकार के विधि पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। मंत्रियों की जब हम बात करते हैं तो उनके विभाग तथा उस विभाग से संबंधित उनकी सत्यों पर विचार करते हैं। जनता के ऊपर शासन करने की नौकरशाही तथा विश्वास सरकारी प्रशासन को भी व्यवस्था है। ये भिन्न प्रकार से कानून का निर्माण करके हमारा जीवन सुरक्षित करते हैं। यहाँ एक बात नोट करने लायक है कि सत्य का अस्तित्व केवल उच्च स्तरीय सामाजिक जीवन से संबंधित लोगों जैसे सरकार, प्रशासन अथवा चुनावों आदि में ही नहीं दिखाई देता, बल्कि इसे छोटे स्तर पर परिवार जैसी इकाइयों में भी देखा जा सकता है। राजनीतिक सत्य के स्रोत। प्राचीन तथा मध्यकाल में राजा हुए थे तथा सत्या वास्तव में उन्हीं में निहित होती थी और वहाँ अपनी इच्छा अनुसार ही शासन चलाते थे। किंतु कलातंत्र में जनता ने इस शासन प्रणाली में परिवर्तन हेतु संघर्ष किया। फिर एक व्यक्ति की इच्छाओं पर चलने वाले शासन के बदले एक शासन दल का गठन किया गया तथा इससे संबंधित कुछ नियम बनाए गए। इन नियमों का जहाँ वर्णन किया गया है उसे संविधान के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिगत शासन स्थान पर विधि शासन को लागू किया गया। विधि का शासन एक ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत गरीब तथा अमीर सभी समान होते हैं तथा कानून सर्वोच्च होता है। कानून की दृष्टि में सभी समान होते हैं। इन कानूनों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान होता है। इसके बाद से वही व्यक्ति शासक होता था जिससे राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती थी तथा संविधान में निर्धारित नियमों के अनुसार योग्य पाया जाता है। किसी भी देश का संविधान वहाँ का सर्वोच्च कानून होता है। अब कोई भी शासन अपनी मनमर्जी के अनुसार शासन नहीं चला सकता। वह संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलाने पर बाध्य होता है। देश का संविधान ही वास्तविक सत्य स्रोत होता है। भारत के संविधान में कहा गया है कि वास्तविक सत्य जनता के हाथों में होती है, जो कि सरकार का निर्वाचन करती है। आज निर्वाचित सरकार देश पर शासन चलाने के लिए सत्यों का अधिग्रहण संविधान द्वारा सदनीय नियंत्रण के माध्यम से करती है। सत्ता। हम सत्य के अर्थ तथा स्रोतों का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। अब हम न्याय संगत अथवा विधि सम्मत तथा अन्याय संगत अथवा गैर कानूनी सत्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एक ऐसी ही सत्य को एक तरफ से ठीक और दूसरी तरफ से गलत सिद्ध किया जाता है। जैसे एक डकैत की सत्य हमारे ऊपर वास्तविक सत्य कहलाएगी, क्योंकि यदि मैं उसकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता हूँ तो मुझे अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ सकता है, किंतु सामान्य रूप से इसे उचित सत्य नहीं समझा जाता। इसके विपरीत जिस सत्य का प्रयोग सरकार के प्रतिनिधि, पुलिस तथा न्यायाधीश उसके ऊपर करते हैं उसे उचित सत्य प्रयोग कहा जाता है। एक डकैत द्वारा किया जाने वाला सत्य प्रयोग गैर कानूनी होता है, जबकि सरकार द्वारा किया जाने वाला सत्य प्रयोग वैध होता है। संवैधानिक
प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति के ऊपर प्रयोग की जाने वाली शक्ति को सत्ता कहते हैं। सत्ता शब्द से शक्ति वैधानिकता का संयोग निहित है। वैधानिक रूप से किए जाने वाले शक्ति प्रयोग को सत्ता कहते हैं। सरकार, राज्य अथवा उसके प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले शक्ति प्रयोग की वैधता का अर्थ होता है कि जनता अपने ऊपर इनके द्वारा किए जाने वाले शासन को स्वीकार कर लिया है। उदाहरण के लिए देखें कि जब हम अपने बड़ों के सत्ता को स्वीकार करते हुए उनसे सलाह की अपेक्षा करते हैं, तब हम कहीं ना कहीं उनकी शक्ति की वैधता को स्वीकार करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अनेक कानूनों का विरोध किया गया था, क्योंकि हमने अपने अधिकारों की पहचान कर ली थी और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वह कानून हमारे ऊपर शासन करने की दृष्टि से वैध नहीं थे। और अंत में जब अंग्रेजों ने हमारे अधिकारों को वैधता को महसूस किया तो उन्होंने भारत छोड़ दिए। हालांकि आज भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें जनता की अपेक्षा का अधिकार नहीं है, किंतु यदि किसी वैधिक मुद्दे पर विरोध स्वरूप जनता संगठित होकर अपनी गतिविधियां संचालित करती है तो वहाँ वह शक्तिशाली हो जाती है। गांधी जी को ही लीजिए। उन्होंने डांडी मार्च, सविनय अवज्ञा तथा भारत छोड़ो आंदोलन इसी शक्ति के बल पर चलाया था। इन आंदोलन के बल पर गांधी जी ने अंग्रेजों को हरा दिया। वे ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके साथ एक विशाल जनसमूह था। यदि आप भी किसी शुभ कार्य के लिए कोई संगठन बनाते हैं तो शक्तिशाली बन सकते हैं। व्यक्ति तथा राष्ट्र के संदर्भ में स्वतंत्रता का महत्व। स्वाधीनता अथवा स्वतंत्रता लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उन्मूलता। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में स्वतंत्रता का बहुत बड़ा महत्व होता है। सामान्यतः स्वतंत्रता शब्द का अर्थ लोग व्यक्ति के उन्मुक्त व्यवहार से लाते हैं। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ होता है मनुष्य की जरूरतों तथा अवसरों को उपलब्ध कराया जाना। राजनीतिक चिंतकों का एक दल मानता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का अस्तित्व सही मायनों में तभी सिद्ध होगा जब उसके लिए किसी प्रकार की बाधा ना हो। इस प्रकार के नकारात्मक चिंतन वाले लोगों का मानना है कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, कोड बाधा नहीं होनी चाहिए। वह नकारात्मक चिंतन वाले लोग स्वतंत्रता को एक प्रकार का लाइसेंस बनाने के पक्ष में है। लाइसेंस का अर्थ है कि बिना रोक टोक कुछ भी करने की स्वतंत्रता, चाहे वह कार्य वैध हो या अवैध। दूसरी तरफ एक नकारात्मक चिंतन दल भी है जिसका मानना है कि व्यक्ति को वहीं तक स्वतंत्र होना चाहिए जहां तक उसकी स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना होती हो। व्यक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता की एक कानूनी सीमा रेखा होती है। इसका अर्थ होता है कि कानून तथा प्राधिकार की सीमा रेखा के बीच ही स्वतंत्रता होनी चाहिए। कुछ स्वतंत्रताएं कानूनी रूप से प्रतिबंधित भी होती है। कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई स्वतंत्रता की परिभाषाओं के आधार पर कुछ निम्नलिखित प्रमुख तत्व उभर कर सामने आते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ बंधन मुक्तता नहीं होता। व्यक्ति सिर्फ वही कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है जिससे उसका विकास हो। व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर कुछ निश्चित प्रतिबंध होते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ व्यक्ति के बाहरी विकास से नहीं होता, बल्कि उसके आंतरिक तथा मानसिक विकास में सहायता प्रदान करने वाले तत्व के रूप में भी होता है। स्वतंत्रता पर कुछ कानूनी प्रतिबंध अवश्य होते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का प्रावधान किसी भी जनतांत्रिक देश में वहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपनी
निर्माताओं ने भी अपने देश को नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करके उन्हें कुछ स्वतंत्रता प्रदान की है। प्रमुख स्वतंत्रता निम्नलिखित है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन निर्मित करने की स्वतंत्रता, भारतीय सीमा क्षेत्र में भयमुक्त होकर कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी बसने तथा पूर्ण व्यवसित होने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यवसाय, व्यापार अथवा पेशे के चुनाव एवं कार्य करने की स्वतंत्रता। जब कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन नहीं करता उसे बलपूर्वक किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता, ना आयोग द्वारा निर्धारित दंड से अधिक उसे दंड दिया जा सकता है और उसे अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करने से रोका जा सकता है। नागरिकों को अपने जीवन तथा स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। उन्हें मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप इसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। स्वतंत्रता की सुरक्षा, हर नागरिक की इच्छा होती है कि उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। सुरक्षा संबंधित स्थितियों को कुछ आवश्यक तथा पूर्ण अधिसूचनाओं के द्वारा निर्धारित करने के प्रयास किए गए हैं। यह निम्नलिखित हैं। संविधान में अधिकारों का प्रावधान, कानून के नियम एवं कानून की दृष्टि में समानता, जनतांत्रिक एवं उत्तरदायी सरकार, शक्ति का विकेंद्रीकरण एवं राजनीतिक मसलों में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी, स्वतंत्रता की रक्षा हेतु निष्पक्ष तथा श्वेत न्यायपालिका की व्यवस्था, आर्थिक समानता तथा राष्ट्रीय संसाधनों का समान वितरण, संगठित दलीय व्यवस्था तथा जागरूक राजनीतिक दलों की व्यवस्था, स्वतंत्र तथा भयमुक्त संचार माध्यम, जनता द्वारा सख्त निगरानी जो कि संवैधानिकता के मूल्यों की रक्षा करती है, गरीबों, दलितों, समाज के कमजोर वर्गों तथा औरतों की स्थिति को बेहतर बनाने का अवधान। न्याय के सामाजिक तथा राजनीतिक आयाम। न्याय, जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस्ट से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ होता है बंधन। समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति कुछ अधिकार एवं कर्तव्यों द्वारा एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं तथा जनता को जो चीज़ उनके अधिकार एवं कर्तव्यों से बांध कर रखने का कार्य करती है वह न्याय। बर्कर के अनुसार एक संगठित प्रणाली में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अथवा एक पुरुष का एक स्त्री के साथ जुड़ाव मानव संबंधों के अंतर्गत आता है और वही न्याय है। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार दो अथवा दो से अधिक सिद्धांतों के टकराव से किसी वातावरण में उत्पन्न अस्थिरता को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया ही न्याय है। इस प्रकार दो विद्रोही दलों के बीच संतुलन सुरक्षित करना ही न्याय है। न्याय के बारे में एक धारणा ये भी है कि अदालतों अथवा कानूनी फैसले को ही न्याय कहते हैं। अब न्याय शब्द का अर्थ विभिन्न सामाजिक संदर्भों में भी ऊपर कर सामने आया है। इस दृष्टि से न्याय का अर्थ माना जाने लगा है कि सामाजिक विसंगतियों को दूर करने तथा उसमें स्वस्थता बनाए रखने के लिए न्याय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे मूलतः समानता के अर्थ में समझा जाने लगा है। समानता के व्यापक अर्थ को न्याय तक ही केंद्रित करने की कोशिश की गई है। हमारे अपने संविधान में न्याय प्रणाली के तहत मौलिक अधिकारों की बात करते समय कानून के समकक्ष समानता की बात स्वीकार की गई है। विचारों के इतिहास में न्याय की दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं मिली हैं। न्याय की संज्ञा मूलक अवधारणा, न्याय की समतुल्यता मूलक अवधारणा। न्याय की संज्ञा मूलक अवधारणा समाज में व्याप्त असमानताओं के समान वितरण प्रणाली के द्वारा दूर करने की वकालत करता है। इस दृष्टि के अनुसार हर व्यक्ति की संख्या एक होती है
एक से अधिक नहीं। इसका अर्थ हुआ कि व्यक्तियों के बीच उत्पन्न असंतुलन को समान संतुलित न्याय प्रणाली के द्वारा दूर किया जा सकता है। दूसरी तरफ सुकरात तथा अरस्तू अनुपातिक न्याय की बात करते हैं। उनके अनुसार समान श्रेणी के लोगों को समान वितरण तथा विषम श्रेणी के लिए विषम वितरण की आवश्यकता होनी चाहिए। उनके अनुसार शक्ति तथा संसाधनों का अनुपातिक आधार पर बंटवारा किया जाना चाहिए। इसके लिए समाज के लिए व्यक्ति के योगदान को मापदंड मानना चाहिए। अरस्तू के लिए एक उदाहरण भी देता है। वह कहता है कि यदि लोगों में बाँसुरियाँ बाँटनी है तो इसमें सावधानी ये है अवश्य बरतनी चाहिए कि बाँसुरी सिर्फ उन्हें ही दी जाए जो कि बाँसुरियाँ बजाना जानते हो। न्याय एक गठनात्मक अवधारणा है। प्राचीन काल से लेकर अब तक इसमें लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। हमें न्याय की अवधारणाओं का परिचय प्राप्त कर लेना जरूरी है। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत समाज में रहने वाले ही व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके विकास की सभी उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। सामाजिक न्याय समाज के असह्य असक्षम तथा जीवन से निराश हो चुके लोगों को राज्य की तरफ से सुरक्षा कवच के रूप में वितरण न्याय की मांग करता है तथा उनको सुरक्षित जीवन का आश्वासन प्रदान करता है। अब सच्चाई तो ये है कि आज सामाजिक न्याय एक कल्याणकारी राज्य की पहली आवश्यकता बन गया है। सुरक्षात्मक विभेद। सामाजिक रूप से पिछड़े तथा कमजोर वर्ग के लोगों को समानता सुनिश्चित करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का प्रयोग समाज के कमजोर तथा पिछड़े वर्गों में विभेद करने में किया जाता है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण के आधार पर वरीयता प्रदान करके उनके साथ न्याय किया है। आर्थिक न्याय। MP शीतलवाद के अनुसार आर्थिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति को अपने जीवन स्तर को व्यवस्थित करने तथा सुदृढ़ आर्थिक स्थिति बनाने की स्वतंत्रता। इसका अर्थ यह भी है कि समाज में रहने वाले असक्षम, बेरोजगार, बूढ़े तथा ऐसे लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रख सकते उन्हें समाज द्वारा सहायता प्रदान किए जाने संबंधी प्रावधान। गांधी जी ने कहा था, मैं समान वितरण के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता हूँ, किंतु वहाँ तक मैं समझता हूँ कि यह वास्तव में संभव नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि न्याय संगत बंटवारा हो। राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है राज्य के मसलों में वहाँ की जनता की हिस्सेदारी तथा देश की निगरानी में उसकी हिस्सेदारी। जनतंत्र में वास्तविक मताधिकार प्रणाली एक प्रकार का राजनीतिक न्याय है। राज्य की नौकरियों के सबके लिए समान अवसर, चुनाव लड़ने का अधिकार, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा कानून की आलोचना करने संबंधी व्यक्ति को प्राप्त मौलिक अधिकार भी राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। न्याय का औचित्य तथा स्वतंत्रता एवं समानता के साथ इसके संबंध। वर्कर ने न्याय की व्याख्या करते समय इसे स्वतंत्रता तथा समानता की एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना था। दूसरे अर्थों में कहे तो स्वतंत्रता का तर्क आधार समानता है तथा समानता का तर्क आधार न्याय है। स्वतंत्रता तथा समानता न्याय के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं और स्वतंत्रता तथा समानता का अंतिम लक्ष्य न्याय होता है। आज यह माना जाने लगा है कि किसी व्यक्ति के विकास में स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता तथा कानून द्वारा प्रदत्त
कुछ हद तक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपने क्या सीखा? प्राचीन ग्रीक चिंतक राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत करते थे। मध्यकाल में राजनीतिक विज्ञान धार्मिक संस्थाओं चर्च के अधीन आ गया था। आधुनिक काल में राजनीतिक विज्ञान ने अर्थात एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण ग्रहण कर लिया। औद्योगिक क्रांति के बाद दुनिया में अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों के कारण राज्यों की भूमिका सीमित कर दी गई तथा उन्हें बाहरी देशों के हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा गया था। राजनीतिक विज्ञान मूलतः राज्यों के अध्ययन करने वाला विज्ञान बन गया। इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न रूपों तथा अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। 20वीं शताब्दी के आते आते राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों में बेहालवादी परिवर्तन आए तथा इसका अध्ययन क्षेत्र राजनीतिक संस्थाओं में बदल कर राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों तथा संस्थाओं तक व्यापक रूप से फैल गया। प्राचीन भारत में राजनीतिक विज्ञान को अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था। इसके अंतर्गत राज्य के भूभाग के अंतर्गत होने वाली समस्त राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता था। तब राजनीतिक गतिविधियां नैतिक तथा धार्मिक आधार पर सिद्ध थी। मध्यकाल के आते आते भारत में राजनीति का अर्थ दरबारों तक सीमित कर रह गया। ब्रिटिश हुकूमत के समय में इसका दृष्टिकोण बदलकर देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा विरोध हो गया था। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य की भूमिका तथा सरकार की कार्यपालिका एवं दोनों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान का अर्थ राजनीतिक शास्त्र में भिन्न होता है। सत्य का अर्थ होता है दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता। जब सत्य को वैधानिकता प्राप्त हो जाती है तो उसे सत्ता कहते हैं। समाज तथा किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले निर्धारित रूप से क्रियाकलापों को ही स्वतंत्रता कहा जाता है। किंतु सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति वहीं तक स्वतंत्र है जहाँ तक इसे किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नहीं होती। कानून स्वतंत्रता की रक्षा करता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। स्वतंत्रता व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा राष्ट्रीय हो सकती है। सामान्यता, समुचित समानता मुहैया कराने की प्रक्रिया को न्याय कहा जाता है। सामाजिक न्याय के तहत समाज के कमजोर तथा असम लोगों को सहायता प्रदान की जाती है। सामाजिक न्याय एक कल्याणकारी राज्य की प्रमुख आवश्यकता होती है। दूसरे प्रकार के न्याय राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय कहलाते हैं। न्याय की पहली शर्त है स्वतंत्रता तथा समानता। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।